हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अब आज वाले लेक्चर में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका संगठन। ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूकैरियोटिक कोशिका संगठन, तो इसको अपन अब कंटिन्यू डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक है यूकैरियोटिक कोशिका संगठन। पहले इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज बेटा उनकी बात करेंगे, उसके बाद में फिर स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन को अपन ने स्टडी किया बेटा। देखो उसके अंदर जो बेसिक जो डिफरेंस था वो क्या था, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव प्रकार का होता है, आद्य प्रकार का होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो केंद्रक होता है, देखो नाम से पता लग रहा है यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इनमें सुविकसित झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस जो है इनमें पाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा याद रखना, जैसे अपने बात की थी मैं कंपैरेटिव स्टडी करूंगा बेटा, हर बात पे कंपैरिजन आ जाएगा ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो साथ साथ कंप्लीट होते रहे। प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन कौन से जगत के सदस्य दर्शाते हैं, अपन ने बात की थी केवल मोनेरा। तो मोनेरा जगत के सदस्य जो होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन देखने को मिलता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका संगठन किसमें होता है बेटा, ये मिलेगा आपको मोनेरा, सॉरी मोनेरा प्रोकैरियोट हो गया, अगला है प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो एक कोशिकीय होती है। इसके अलावा किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। तो प्रोटिस्टा कवक, जंतु और पादप, ये जो जगत है ये यूकैरियोटिक कोशिका संगठन दर्शाते हैं, या कहें कि इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, अब एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बेटा, सारे पॉइंट समझते जाना। जो यूकैरियोटिक कोशिका संगठन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका संगठन में झिल्ली रहित और झिल्लीबद्ध दोनों प्रकार के कोशिकांग होते हैं। तो यही लिख रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल होते हैं। अनेक प्रकार के कोशिकांग देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको पता है प्रोकैरियोट में केवल राइबोसोम कोशिकांग के रूप में था, इसके अलावा कोई कोशिकांग नहीं था। यहाँ पर जो कोशिकांग हैं वो झिल्लीबद्ध भी होते हैं और झिल्ली रहित भी होते हैं। झिल्ली रहित और झिल्ली युक्त, और झिल्ली युक्त कोशिकांग इसका कैरेक्टर हो गया बेटा, क्योंकि प्रोकैरियोट में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित थे। ठीक है, अनेक प्रकार के झिल्ली युक्त भी जो अपन बात करेंगे, जैसे आपकी गोल्जी बॉडी हो गई, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गई, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। तो झिल्ली युक्त कोशिकांगों की उपस्थिति के कारण जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर विस्तृत कक्षक युक्त संरचना होती है। तो झिल्ली युक्त होंगे तो सेल के अंदर अपन बोल सकते हैं विस्तृत कक्षक विस्तार पाया जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है कोशिका के अंदर। झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का एक क्या होता है, कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं, तो जो कक्षक युक्त विस्तार के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये विस्तृत या कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता, इसलिए अपन बोल देते हैं जो आपका यूकैरियोट है उसमें डबल एनवेलप सिस्टम होता है, टू एनवेलप सिस्टम, और जो प्रोकैरियोट है उनमें सिंगल एनवेलप सिस्टम होता है। और यहाँ पर यूकैरियोट में टू एनवेलप सिस्टम, क्योंकि एक एनवेलप तो होगी कोशिका झिल्ली और एक अंदर कई
झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं तो एक एनवलप सिस्टम का निर्माण वो करते हैं, तो यहाँ पर 2 एनवलप सिस्टम बोला जाता है। अगली बात करें, बहुत सारे हैं लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स बात करूंगा, फिर आगे इनको डिटेल में लेते हैं। इसके अलावा जो केंद्र का मैंने बता दिया झिल्ली युक्त होता है, इसके अलावा जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर कोशिका कंकाल भी पाया जाता है जो प्रोकैरियोट में नहीं था। तो अगला कैरेक्टर क्या हो गया इसका, कोशिका कंकाल। इसकी बात भी करेंगे, डिटेल में आएगा। जैसे आपकी कोशिका कंकाल में साइटोस्केलेटन में जो सूक्ष्म तंतु है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारी संरचना इसके अंदर देखने को मिलती है जो गति भी प्रदान करती हैं और विशिष्ट स्थायित्व भी प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो आपका यूकेरियोटिक कोशिका संगठन है बेटा, उसके अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ है वो गुणसूत्रों के रूप में पाए जाते हैं। तो यहां बोल सकते हैं जो डीएनए है, कौन है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए गुणसूत्रों के रूप में पाया जाता है। डीएनए गुणसूत्र बोल दो, या फिर ये क्रोमोसोम हो गए, या क्रोमेटिन टर्म जो आगे अपन बात करेंगे, इनको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। क्रोमोसोम या क्रोमेटिन के रूप में डीएनए पाया जाता है जो यूकैरियोट का लक्षण होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा बताइए। इसके अलावा यूकैरियोट्स में बेटा स्टोन प्रोटीन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है जो प्रोकैरियोट में अनुपस्थित थी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आगे इनको डिटेल में लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने सेल ऑर्गेनेल की या बेसिक जो स्ट्रक्चर है उनकी बात की थी। राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s प्रकार का था, यूकैरियोट में राइबोसोम जो है वो 80s भी है और 70s भी है, जो अपन आगे डिटेल में एक एक करके बात करेंगे। अब देखो बेटा, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो साइज में क्या होती हैं, प्रोकैरियोट से बड़ी होती है। ठीक है, डिफरेंस में अपन बात करेंगे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट का अलग से डिफरेंस लेंगे, कम से कम 20 डिफरेंस अपन एक टेबल बनाएंगे, उसमें सारे डिस्कस अपन करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा अपन यूकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर आपको याद हो जाए, उसके बाद में इसको कंटिन्यू कर दें। ठीक है, तो ये तो बेसिक कैरेक्टर हो गए। अब अपन बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका संगठन की स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कि किस प्रकार होता है। तो उसको समझने के लिए आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का डायग्राम बनाना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बनाया आपने खूब पहले भी पढ़ा है, लेकिन एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं, वो सारी बातें मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो 2 डायग्राम बनाऊंगा, एनिमल सेल और प्लांट सेल का। बड़े ध्यान से देखना है डायग्राम कैसे बना रहा हूं, क्या क्या स्ट्रक्चर आएंगी, वो सारी स्ट्रक्चर आपको समझते जाने। चलो तो डायग्राम बनाते हैं। एक तरफ एनिमल सेल, एक तरफ प्लांट सेल। तो यहां पर अपन डायग्राम लेंगे। जंतु कोशिका का, और इधर बनाएंगे अपन पादप कोशिका। ठीक है बेटा, तो जंतु कोशिका का डायग्राम बना रहा हूं, एक एक लेबल से आपको ध्यान रखना है कि कैसे डायग्राम बनाऊंगा, और कुछ बातें अपन डायग्राम में अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप ही बताओगे बेटा, सबसे पहले अपन, मैंने बताया था डायग्राम जब अपन इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अपन कहां से डायग्राम बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। ओके, तो मेरी हर बात पे ध्यान देना है बेटा आपको, अगर अच्छे से समझना है टॉपिक को। तो जो जंतु कोशिका होती है बेटा, सामान्यतया स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल सामान्यतया। वैसे भी इसकी शेप में, साइज में डिफरेंस मिलेगा, लेकिन अपन जनरल स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कैसी है, स्फेरिकल है। तो ये बाहर जो स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया बेटा, ये है सबसे बाहर कोशिका झिल्ली। बेटा मैं जो है इंग्लिश टर्म यूज कर रहा हूं, हिंदी बोलता जाऊंगा, है ना। ये है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ऑब्वियसली जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो ये किसके द्वारा घिरी होती है, कोशिका झिल्ली के द्वारा।
ये कोशिका झिल्ली बाह्यतम परत का निर्माण करती है। और आपको पता है सेल मेम्ब्रेन बेटा सेलेक्टिव नेचर की होती है, जिसके अंदर का और बाहर का एनवायरनमेंट क्या होता है, विभेदित होता है, जो चयनित पदार्थों के आवागमन को ही क्या करती है, परमिट करती है। ठीक है, अब कोशिका झिल्ली के अंदर चलते हैं बेटा। कोशिका झिल्ली के अंदर ये है साइटोप्लाज्म और यहाँ पर बीचों बीच होगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो अपन पहले न्यूक्लियस को मेंशन करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, ये देखो, पहले न्यूक्लियस को मेंशन करता हूं मैं। न्यूक्लियस जो है आपको पता है डबल मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, जिसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। डायग्राम पे बिल्कुल फोकस करना है बेटा, बिल्कुल मैं जो बना रहा हूँ ध्यान केंद्रित होकर समझना, इसको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कितनी झिल्लियां हैं बेटा, दो झिल्लियां हैं और दोनों झिल्ली एक दूसरे के समानांतर होती हैं बेटा। वर्ड्स पे भी ध्यान देना, एक दूसरे के क्या है, समानांतर, बिल्कुल पैरेलल होती है। तो ये क्या हो गया, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं मेंशन भी कर रहा हूं, ये तो क्या है, केंद्रक की बाह्य झिल्ली, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं बोल रहा हूं बेटा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाह्य केंद्रक झिल्ली। और इसके अंदर ये वाली देखो बेटा, ये है इनर आई, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आंतरिक केंद्रक झिल्ली। तो ये दोनों क्या है, केंद्रक झिल्लियां हैं जो एक दूसरे के समानांतर हैं। इन दोनों के मध्य बेटा स्पेस है, देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो स्थान है, दोनों झिल्लियों के मध्य जो स्थान है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, PNS, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। टेंशन मत लेना, अभी केवल मैं लेबल कर रहा हूं। जब अपन न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे तो सारे पॉइंट एक एक करके आएंगे, इनकी सबकी स्ट्रक्चर की, सबके फंक्शंस की बातें करेंगे। एक बार डायग्राम आप समझ लो बस। तो ये क्या हो गया, बीचों बीच जो स्थान है, दोनों के मध्य स्थान है, वो क्या है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ये जो दोनों झिल्लियां हैं, ये कुछ स्थानों पर आपस में फ्यूज हो जाती हैं, आपस में संलयित हो जाती हैं। देखो पैरेलल है, लेकिन कुछ स्थानों पर आपस में क्या होंगी, फ्यूज होगी। जहां फ्यूजन होगा वहां पर केंद्रक छिद्र का निर्माण होगा। देखो करके दिखाता हूं, दोनों झिल्लियां, ये देखो, ये आपस में दोनों बाह्य और आंतरिक झिल्ली आपस में क्या होगी बेटा, फ्यूज होगी। इनमें क्या हो गया, फ्यूजन। तो जहां जहां फ्यूजन होता है वहां वहां केंद्रक छिद्र का निर्माण हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है देखो बेटा, इसको अपन बोलते हैं केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियर पोर। केंद्रक छिद्र। तो केंद्रक छिद्र का निर्माण कैसे हुआ बेटा, बाह्य और आंतरिक झिल्ली के संलयन से केंद्रक छिद्र का निर्माण होता है। और केंद्रक छिद्र के द्वारा अंदर और बाहर अणुओं का क्या होता है, आवागमन होता है। तो देखो अंदर वाले स्थान को, इसके अंदर, इस केंद्रक झिल्ली के अंदर जो स्थान है उसको अपन बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, अब अगली इंपॉर्टेंट बात बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केंद्रक होता है उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए। आनुवंशिक पदार्थ यूकैरियोट में कहां पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और डीएनए आपने अभी पढ़ा था, किस रूप में पाया जाता है, क्रोमेटिन के रूप में। तो इसके अंदर एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है, दिखेगी आपको माइक्रोस्कोप में, ये धागेनुमा संरचना होती है। इस धागेनुमा संरचना को ही बोलते हैं अपन क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन में क्या होता है बेटा, वेरी सिंपल, डीएनए है प्लस प्रोटीन। और प्रोटीन मुख्य रूप से कौन होती है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हो गया ना, डीएनए क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। और कहां पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर। ठीक है, यहां तक की बात होगी। तो ये हो गया आपका केंद्रक बेटा। एक स्ट्रक्चर और है जो बता देता हूं, केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है बेटा। ये गोलाकार संरचना होती है, झिल्ली रहित संरचना। देखो यहाँ पेरीफेरी की ओर ये गोलाकार, जिसको अपन बोलते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ठीक है, इन सब की बात जब केंद्र की स्टडी करेंगे तो पूरी स्टडी करेंगे। तो ये जो पूरा मिला के है बेटा, यही क्या है, सुविकसित केंद्रक है ये बेटा, वेल डेवलप्ड केंद्रक, जो यूकैरियोट का कैरेक्टर होता है। क्लियर। अब चलो केंद्रक के अलावा बातें करते हैं। ध्यान देना बेटा, केंद्रक की बाह्य झिल्ली जो है उसका हो जाता है वलन। मेरे हर पॉइंट पे ध्यान देना बेटा, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट है। केंद्र की बाह्य झिल्ली बाहर की ओर वलित होकर एक झिल्लीबद्ध संरचना बनाती है, इसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
अंतः प्रद्रवी जालिका। ये देखो, ये बाह्य झिल्ली दिख रही है, ये लो, ये जो बाह्य झिल्ली है ये देखो अंतर्वलित होगी बेटा, यहाँ इस तरह से अंतर्वलित होगी। तो इसके अंतर्वलन से जो स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर जो बनी है इसको अपन बोलते हैं, देखो रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर होगी जो कोशिका द्रव्य में फैली होती है, तो इसको अपन बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंग्लिश में लिख रहा हूं अभी, अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा ये कौन है, ये हो गई ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। ओके, इस अंतःप्रद्रवी जालिका पे यदि राइबोसोम के कण उपस्थित हैं तो उसको अपन बोल देते हैं RER, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। देखो ये जालिका है, इसकी झिल्ली पर ये राइबोसोम के कण चिपके हुए हैं, ये उपस्थित है। राइबोसोम के कण बाह्य न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी होते हैं, देखो ER पर भी उपस्थित हैं, तो इस ER को अपन बोल देते हैं RER, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, RER। तो RER का निर्माण किससे हुआ है, केंद्रक की बाह्य झिल्ली से। ओके बेटा, क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा, ये देखो इस RER से ही कौन बनती है बेटा, SER। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर होगी बेटा, सारी स्ट्रक्चर समझनी है आपको। सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपके सामने है SER और RER। RER का निर्माण किससे हुआ, केंद्रक की बाह्य झिल्ली से, और SER का निर्माण किससे हुआ, जो RER है उससे कुछ झिल्लीबद्ध संरचना दूर हो जाती है, जो नलिका या पुटिका के रूप में अलग हो जाती है, तो इसको अपन बोल देते हैं SER। ठीक है, तो ये दोनों हो गई RER और SER, दोनों पॉइंट क्लियर। अब देखो राइबोसोम, देखो यहाँ पर RER के साथ भी आबद्ध है और मुक्त रूप से भी पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम कौन से हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपन बोलते हैं ATS राइबोसोम। जो रेड कलर के दिखाए हैं ये कौन से हैं, 80S राइबोसोम्स, ATS राइबोसोम। तो राइबोसोम की उपस्थिति देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन आता है। राइबोसोम RER के साथ भी जुड़े हुए हैं, केंद्र की बाह्य झिल्ली से भी जुड़े हैं, और कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से भी पाए जाते हैं। ये देखो केंद्र के अलावा जो भी स्थान है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म, यही मेंशन कर देता हूं, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। क्लियर। चूंकि अपन जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, तो जंतु कोशिका में केंद्र के समीप एक तारक केंद्र पाया जाता है, तारकाय पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम जिसको अपन बोलते हैं। तो यहां पर देखो ये भी एक कोशिकांग है बेटा, और ये है आपका सेंट्रोसोम, यही मेंशन कर रहा हूं। सेंट्रोसोम तारकाय, जो जंतु कोशिका का क्या है, कैरेक्टर है। पादप कोशिका में तारकाय नहीं होता। ठीक है, तो ये तारकाय हो गया। इसके अलावा आपको पता है बेटा, जंतु कोशिकाएं जो होती हैं उनमें झिल्ली का कई बार बाहर की ओर वलन हो जाता है, जैसे माइक्रोपिली का निर्माण होता है, सूक्ष्म अंकुर होते हैं जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं। और ये जंतु कोशिका का कैरेक्टर होता है, लेकिन सब में नहीं होता है माइक्रोपिली। तो ये क्या है, माइक्रोविली, सूक्ष्म अंकुर। चलो आगे चलो, RER बना दी। RER से ही किसका निर्माण होता है बेटा, गोल्जी बॉडी का। देखो ये स्ट्रक्चर, ये सिस्टर नहीं है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है बेटा, ये है आपकी गोल्जी बॉडी। जीबी लिख रहा हूं अभी शॉर्ट में, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल दो, गोल्जी काय बोल दो। तो गोल्जी काय का निर्माण किससे होता है। अब ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कौन सी स्ट्रक्चर का निर्माण किससे होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है कि गोल्जी बॉडी किससे निर्मित होती है, RER किससे निर्मित होती है, SER किससे निर्मित होती है। ठीक है, तो देखो सबका ओरिजिन न्यूक्लियस से हो रहा है, न्यूक्लियस से RER बनेगी, RER से SER, RER से गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से फिर बेटा कुछ झिल्लीबद्ध संरचनाएं निर्मित होती हैं, जैसे जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं तो ये वैक्यूल भी हो सकती है।
वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। इसके अलावा कुछ और झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती हैं, इनको अपन बोलते हैं परोक्सिसोम, परोक्सिसोम। ठीक है, इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी झिल्लीबद्ध संरचनाएं होती हैं जिनको बोलते हैं लाइसोसोम, लैन काय। तो ये संरचनाएं पाई जाती हैं और ये सारे क्या है, ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं। ये एसईआर, आरईआर, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, परोक्सिसोम, लाइसोसोम। चलो इनके अलावा देखो क्या क्या होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है बेटा। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। इसके अलावा जो जंतु कोशिका है उसके अंदर कोशिका कंकाल भी होता है। इसको केवल मैं अभी रफली स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्या है, कोशिका कंकाल। ओके बेटा, तो देखो ये सारी ऑलमोस्ट अपन ने चीजें इसके अंदर प्रदर्शित कर दी। तो एक कोशिकांग, इसके अलावा कुछ संरचनाएं हैं, केंद्रक आ गया, ये स्ट्रक्चर बता दी, राइबोसोम बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है अंदर 70 राइबोसोम भी पाए जाते हैं, जो इनके एक एक करके सारी बात करेंगे तो कवर हो जाएगा। तो एक कोशिकांग समझ में आ गई बेटा। अब आप बताओ मेरे को, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर केंद्रक नहीं होता, अगर झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं होता, तो याद रखना बेटा कोई भी कोशिकांग इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि ये केंद्रक नहीं होगा तो आरईआर नहीं होगी, आरईआर नहीं होगी तो बाकी स्ट्रक्चर नहीं होंगे। और याद रखना ये केंद्रक जो है माइटोकॉन्ड्रिया को भी रेगुलेट करता है, तो केंद्रक अनुपस्थित होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा। जैसे याद करो आरबीसी, आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है तो उसके अंदर कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि मैच्योर आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, और केंद्रक नहीं पाने की वजह से बाकी कोशिकांग भी क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आरईआर के अंदर कोई कोशिकांग नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी बेटा, ये होगी आपकी जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका में जितने भी स्ट्रक्चर थी अपन ने सारी मेंशन कर दी है। क्लियर। अब इसके अलावा अपन आते हैं प्लांट सेल पे, ताकि डिफरेंस भी साथ साथ हो जाए। ठीक है, तो यहां पर अपन प्लांट सेल का डायग्राम बनाएंगे। तो कुछ बातें आपको पता है तो वो भी याद रखना। जैसे आप जानते हो बेटा जो प्लांट सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति भी होती है। तो ये देखो, ये तो होगी कोशिका झिल्ली, ये स्ट्रक्चर है बेटा आपकी सेल मेम्ब्रेन। और पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये लो बेटा, तो स्ट्रक्चर कौन सी है, ये है आपकी सेल वॉल। चूंकि सेल वॉल कोशिका झिल्ली से मोटी होती है। ये सारी स्ट्रक्चर एक एक करके स्टडी करेंगे बेटा, ऐसे नहीं कि नाम लिख के छोड़ देंगे, सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये क्या है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये डायग्राम देखो ऐसे बनाया अपन ने। जो पादप कोशिकाएं होती हैं बेटा एक दूसरे के समीपस्थ होती हैं, एडजेसेंट होती हैं। तो बताओ ये देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाइए, तो समझना इसको। ठीक है, तो ये सब प्लांट सेल है। इधर वाली प्लांट सेल ये, तो अपन एक प्लांट सेल को यहाँ प्रदर्शित किया है, बाकी सारी इसके एडजेसेंट है। एक प्लांट सेल इधर हो जाएगी, एक प्लांट सेल इधर हो जाएगी, सारी आपस में क्या होती है, एडजेसेंट होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, उनके मध्य इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस जंतु कोशिकाओं का कैरेक्टर होता है, लेकिन यहाँ पर इनके मध्य इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। ठीक है, स्पेस का मतलब समझ गया ना, जिसमें फ्लूइड होता है, या मैट्रिक्स बोल दो। इंटरसेलुलर स्पेस तो हो गया, लेकिन उसके अंदर कोई तरल पदार्थ नहीं होगा। पादप कोशिकाओं में स्पेस हो सकता है, लेकिन तरल पदार्थ या फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो उनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी सेल वॉल की। अब देखो बेटा वही सेम बात, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, देखो यहाँ सेल वॉल है, तो पादप कोशिकाएं जो एडिसेंट है वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में होती हैं बेटा। ये देखो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा।
प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा किसका करेक्टर हो गया? प्लांट सेल का। देखो जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता। अब बात करें न्यूक्लियस की, तो देखो पादप कोशिका जो होती है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, न्यूक्लियस परिधि की ओर होता है। न्यूक्लियस तो वही होगा बेटा, डबल मेम्ब्रेन, सेम उधर जो स्ट्रक्चर बनाई है सेम स्ट्रक्चर इस न्यूक्लियस की, ठीक है। इसमें भी छिद्र पाए जाते हैं, सेम डायग्राम है। इसमें भी ये RER होती है, अंदर की तरफ क्रोमेटिन भरा होता है। क्लियर? लेवल सारे करते हैं बेटा, समझना, डायग्राम से भी क्वेश्चन बनता है बेटा। ये रहा ATS राइबोसोम है, तो इसको अपन ने बोल दिया RER। इसके अंदर भी SER होती है। क्लियर? इसमें भी ATS राइबोसोम होते हैं। तो आप पूछोगे कि इसमें केंद्रक जो है सेंटर पे क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है बेटा? क्योंकि पादप एक टिपिकल प्लांट सेल में, मैच्योर प्लांट सेल में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जो सेंटर में आ जाती है, तो न्यूक्लियस अपने आप ही कहाँ चला जाएगा बेटा? परिधि की ओर। तो ये स्ट्रक्चर जो बनाई है ये कौन है? ये वैक्यूल है, रिक्तिका, जिसको अपन सैप वैक्यूल बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल सैप भरा होता है, कोशिका रस भरा होता है। बात करेंगे वैक्यूल की भी। और वैक्यूल की जो झिल्ली होती है उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, आगे आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें और संरचनाएं जो होती हैं उनको अपन मेंशन करते हैं। इसमें भी बेटा गोल्जी बॉडी होती है, ये होगी गोल्जी बॉडी। इसके अंदर भी बेटा पेरोक्सिसोम होते हैं। रिक्तिका बताई दी है, एक ही होती है, सेंटर में होती है। इसके अलावा इसमें कुछ और संरचनाएं होती हैं, जैसे ग्लाइओक्सिसोम। इसके अलावा कुछ पादप कोशिकाओं में स्फेरोसोम भी पाए जाते हैं। सबके फंक्शन की बात करेंगे आगे। इसके अलावा जो लाइसोसोम की बात करें तो बेटा टिपिकल प्लांट सेल में लाइसोसोम अनुपस्थित होते हैं, बहुत रेयरली पाए जाते हैं। लाइसोसोम किसका कैरेक्टर है? एनिमल सेल का। एक प्रारूपिक पादप कोशिका में लाइसोसोम बहुत रेयरली होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, मिलेंगे तो कभी कभार मिलेंगे, लेकिन कैरेक्टर किसका हो गया? वो एनिमल सेल का। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका का कैरेक्टर होता ही है। ये क्या हो गया बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर कोशिका कंकाल भी होता है। इसके अलावा जो बेटा आपकी प्लांट सेल है उसमें एक जो विशेष और कैरेक्टर है वो है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक या प्लास्टिड बोल दो, एक ही बात है, क्लोरोप्लास्ट। और ये प्लास्टिड के ही प्रकार है बेटा। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तीनों प्रकार के पादप कोशिका में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो डिफरेंशिएट होते हैं, कौन से कोशिका है उसके अकॉर्डिंग जो है इनमें डिफरेंस मिलेगा। लेकिन ये करेक्टर हो गया क्लोरोप्लास्ट। देखो इधर जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसमें तारकाई भी नहीं होता। वैक्यूल इसके अंदर देखो बड़ी है, केंद्रक में उपस्थित है। यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा भी है, यहाँ स्फेरोसोम और ग्लाइकोसोम नई स्ट्रक्चर आ गई, सेल वॉल उपस्थित है, बाकी समानताएं हैं और ये इसमें क्या होगी? भिन्नताएं होगी। तो ये एक प्रारूपिक पादप कोशिका का क्या हो गया बेटा? डायग्राम हो गया, ठीक है। इसमें सूक्ष्म समांकुर जो है वो नहीं मिलेंगे। क्लियर बेटा? तो ये सारी स्ट्रक्चर देखो, मैंने दोनों स्ट्रक्चर बता दिए, ये प्लांट सेल की होगी, ये एनिमल सेल की होगी। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या समानताएं हैं वो आपको समझनी पड़ेंगे, नहीं तो अपन इन दोनों के डिफरेंस और समानताओं को एक फ्लो चार्ट में बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए। प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस होता है उसको अपन मेंशन कर देंगे। तो ये देखो बेटा डायग्राम क्लियर हो गया। फिर बता रहा हूँ, डायग्राम दिमाग में फिक्स होना चाहिए ताकि आप सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो इजिली कर पाओ। क्लियर? इसमें अब देखो मैं कुछ स्टार लगा रहा हूं यहां पर। पादप सेल में वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो जंतु कोशिका में नहीं होती, देखना, मैं स्टार लगाऊं उन पे, आप भी मेरे साथ बोलना। प्लाज्मोडेस्माटा, क्लोरोप्लास्ट, ग्लाइओक्सिसोम, स्फेरोसोम और ये सैप वैक्यूल केंद्रक में जो उपस्थित है।
ये आपकी जंतु कोशिका में नहीं होती। जंतु कोशिका में कौन सी स्ट्रक्चर है जो पादप कोशिका में नहीं होती? सेंट्रोसोम, माइक्रोविली, ये पादप कोशिका में नहीं होती। लाइसोसोम जो है वो कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन करेक्टर किसका है? एनिमल सेल का। तो ये हो गए आपके आपस में प्लांट सेल और एनिमल सेल के मध्य डिफरेंस। ठीक है, डायग्राम आपको बनाना है बेटा। डायग्राम एक बार मेंशन कर देना, एनसीईआरटी में भी दिया है, लेकिन मैंने थोड़ा इजी करके बताया है कि कौन से स्ट्रक्चर का निर्माण किससे होता है। फिर से समझना, अगर न्यूक्लियस नहीं है यूकेरियोटिक कोशिका में, तो याद रखना न्यूक्लियस नहीं होगा तो बाकी के कोई कोशिकांग नहीं मिलेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस ही सभी कोशिकांगों को क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। मास्टर ऑफ द सेल कौन होता है बेटा? न्यूक्लियस। जैसे आप आगे पढ़ोगे, कुछ यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जिनमें बाद में केंद्रक गायब हो जाता है, जो न्यूक्लियस रहित होती हैं, तो देखना उनके अंदर अन्य कोशिकांग भी देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे आपका आरबीसी हो गया, सीव ट्यूब सेल हो गई, जिनमें न्यूक्लियस अनुपस्थित है, तो बाकी कोशिकांग भी उनमें पाए नहीं जाते। ठीक है, लेकिन याद रखना जो यूकेरियोटिक सेल अभी डिवाइड हो रही है तो उसमें न्यूक्लियस का होना आवश्यक है। बिना न्यूक्लियस के कोई सेल डिवाइड नहीं हो सकती बेटा। यूकेरियोटिक सेल बिना केंद्रक के डिवाइड नहीं होगी, और डिवाइड होगी तो बनने वाली दोनों कोशिकाओं में केंद्रक मिलेगा, लेकिन बाद में फंक्शन के अकॉर्डिंग वो केंद्रक गायब भी हो सकता है, जो कुछ एक्सेप्शंस है जो आप आगे पढ़ोगे एनाटॉमी वगैरह। ठीक है, तो ये दोनों सेल की स्ट्रक्चर होगी। अब दोनों स्ट्रक्चर को अपन थोड़ा कंपेरेटिव ले लेते हैं बेटा। मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता ही देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रटना ना पड़े। ठीक है, डायग्राम बना लिया आपने, डायग्राम को मेंशन कर लेना, और इस डायग्राम के बाद अपन पादप और जंतु कोशिका के अंदर जो अंतर है उसको मेंशन करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य अंतर। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं यहां से, तो इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं अपन। तो इधर बात करेंगे अपन किसकी? प्लांट सेल, और इधर एनिमल सेल। ठीक है, तो एक एक डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, आप बेटा अब याद करते जाना साथ साथ। पहला डिफरेंस, तो आप बताओगे बेटा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित, और यहां पर कोशिका भित्ति क्या है बेटा? अनुपस्थित। क्लियर? पहला डिफरेंस। अब इससे रिलेटेड डिफरेंस समझना बेटा, कोशिका भित्ति उपस्थित है तो जो इसकी आकृति है वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। तो पादप कोशिका की जो आकृति होती है स्थिर होती है, और जंतु कोशिका में जो आकृति है वो अस्थिर होती है, कारण कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। ठीक है, अगला डिफरेंस देखो, कोशिका भित्ति से ही रिलेटेड डिफरेंस अपन बात कर रहे हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, तो पादप कोशिका को यदि आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या जल में डालोगे तो वो फूलकर फटेगी नहीं, क्योंकि कोशिका भित्ति रिजिड है, तो उसको क्या करेगी? वो सामर्थ्य प्रदान कर देगी। तो अपन बोल सकते हैं कि पादप कोशिका हाइपोटोनिक, अल्प पराशरी जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में फटती नहीं है। लेकिन एनिमल सेल को अगर आप अल्प पराशरी सॉल्यूशन में डाल दोगे, जल में डाल दोगे, अल्प पराशरी सॉल्यूशन में डाल दोगे, तो फूलेगी और फूलकर ब्रस्ट हो जाएगी। तो अपन यहां कह सकते हैं कि ये अल्प पराशरी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी? फट जाती है, कारण कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। आगे चले बेटा, कोशिका भित्ति से रिलेटेड डिफरेंस आगे। अब जो अगला डिफरेंस है, जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस सारे लेंगे, जो कोशिका प्लांट सेल है उसमें केंद्रक परिधि की ओर होता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक कहां होता है बेटा? बिल्कुल केंद्र में मिलेगा, केंद्र में पाया जाता है। अगला डिफरेंस,
पादप कोशिका में जो वैक्यूल है, रिक्तिका देखो बेटा, वैक्यूल, एक प्रारूपिक पादप कोशिका में वैक्यूल एक ही होगी और मध्य में होती है, या बोल सकते हैं एक बड़ी रिक्तिका, और कहां मिलेगी? केंद्र में। केंद्र समझ गए, बिल्कुल सेंटर में, अभी डायग्राम बनाया था। लेकिन जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो अनेक होती हैं, बोल सकते हैं छोटी छोटी अनेक रिक्तिकाएं देखने को मिलेंगी। ये डिफरेंस हो गया बेटा। अगले डिफरेंस पे चलते हैं। जो प्लांट सेल होती है बेटा, उनमें प्लाज्मोडेस्मेटा उपस्थित, और यहां पर प्लाज्मोडेस्मेटा अनुपस्थित होंगे। ठीक है। अगला डिफरेंस, पादप कोशिका में प्लास्टिड उपस्थित होते हैं, प्लास्टिड्स उपस्थित, लेकिन जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स अनुपस्थित होते हैं। जैसे मैं बात करूं, प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है बेटा, तो प्लास्टिड्स जो है वो प्लांट सेल में उपस्थित है और एनिमल सेल में प्लास्टिड्स अनुपस्थित होंगे। अगला डिफरेंस हो गया, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट आ गया, तो वो आप चाहे तो डिफरेंस 3 हो जाएंगे, लेकिन समझ गए आप, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित। यहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस की, तो बोल सकते हैं अपन फोटोसिंथेसिस पाया जाता है और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। पादप कोशिकाओं में जो संचित भोजन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, संचित भोजन कौन होता है बेटा? स्टार्च। और जंतु कोशिकाओं में संचित भोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता रहता है वो। ठीक है। इसके अलावा अगला देखो बेटा, अगला डिफरेंस, जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कारक काय, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिकाओं में कारक काय उपस्थित होता है। अगला डिफरेंस, माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में संख्या में क्या होते हैं? कम होते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। अगला डिफरेंस, जो प्लांट सेल है उसमें ग्लाइओक्सिसोम और स्फेरोसोम पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। अगला डिफरेंस, ये सारे अपन बात कर चुके हैं बेटा, ठीक है, केवल अपन मेंशन कर रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। अगला एक इंपॉर्टेंट जो है अंतर है, उसको सुनना। पादप कोशिका जो होती है बेटा, उसमें जो सेल डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस जो होता है, कोशिका द्रव्य जो विभाजन होता है, वो पट्टिका विधि द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस है, साइटोकाइनेसिस आगे आएगा डिवीजन में बेटा, कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस में सेल 2 सेल में विभाजित हो जाती है। तो साइटोकाइनेसिस की विधि क्या है? यहाँ पट्टिका विधि द्वारा, और यहां पर साइटोकाइनेसिस होता है बेटा खांच विधि द्वारा। ये बात करेंगे, सारी डिटेल में आएंगे, खांच विधि। ठीक है, ये भी डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस लो बेटा, प्लांट सेल में जो स्पिंडल एपरेटस होता है, तर्क उपकरण जो होता है, डिवीजन में आएगा समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर अपन डिफरेंस मेंशन कर रहे हैं तो सारे एक बार मेंशन कर दो ताकि बाकी क्लियर आगे हो जाए। तो जो पादप कोशिका उसमें जो तर्क उपकरण है, तर्क उपकरण वो होता है एनेस्ट्रल, एनेस्ट्रल, और जंतु कोशिका में तर्क उपकरण होता है
एम्फी एस्ट्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तर्क उपकरण दोनों में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में तर्क उपकरण कैसा होता है, एनेस्ट्रल, और जंतु कोशिका में एम्फी एस्ट्रल। डिवीजन पढ़ेंगे तो आएगा, लेकिन फिर भी चलो समझ लो, आप थोड़ा सा बता देता हूं। जंतु कोशिका में तर्क उपकरण जब बनता है तो उसमें होता है आपका तारक केंद्र, तारक काय, दोनों पोल पे होता है। तो एक एस्टर ये हो गया, एक एस्टर ये, देखो एस्टर जैसी संरचना होती है, जो तारक है उसके चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल निकली होती है, तारेनुमा संरचना बनाती है, तो इसको क्या बोलोगे, एम्फी एस्ट्रल। किसमें, एनिमल सेल में। और प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पर तारकाय नहीं होता, पादप कोशिका में तारकाय नहीं होता, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एन एस्ट्रल, जो आगे अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंस थे पादप और जंतु कोशिका के मध्य, जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए। ठीक है, गोल्जी बॉडी का भी डिफरेंस है बेटा, वैसे सुन लो, गोल्जी बॉडी को खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी सरल होती है, उसमें सिस्टर्नी का नंबर कम होता है, और जंतु कोशिका में जो गोल्जी बॉडी होती है वो समिश्र के रूप में पाई जाती है, जटिल होती है। पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं, जो आगे आएगा अपन बात करेंगे, डिक्टियोसोम। पादप कोशिका की गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम किसका कैरेक्टर है, प्लांट सेल का। डिक्टियोसोम किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में डिक्टियोसोम नहीं होते, गोल्जी बॉडी दोनों में होती है, लेकिन डिक्टियोसोम पूछे तो पादप कोशिका में। तो आप बोलोगे डिक्टियोसोम क्या हो गया सर, गोल्जी बॉडी तो डिक्टियोसोम है, फर्क होता है बेटा, जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हो गए किसके, पादप और जंतु कोशिका के। एक मैंने वैसे बताया था आपको, जो जंतु कोशिकाएं होती है उनके मध्य फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, जैसे एनिमल सेल है बेटा, इस तरह से पाई जाती है, ये एनिमल सेल का टिश्यू के अंदर इस प्रकार से। तो इनके मध्य देखो स्थान भी है, और यहाँ पर तरल आधात्री होता है, मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, जिससे ये लेन देन करती है। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो आपस में क्या होती है बेटा, एडजेसेंट होती हैं, इनके मध्य फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो अनुपस्थित होता है, जो एनाटॉमी में आप स्टडी करोगे। तो ये बेटा डिफरेंस हो गया बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, एक एक करके प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में जो स्ट्रक्चर्स है उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करना है बेटा। ठीक है, इसको पॉज करके, और सारे जो डिफरेंस है वो आप नोट डाउन करें, क्योंकि इनसे अक्सर क्वेश्चन आता है। अब यूकैरियोटिक कोशिका संगठन की बात अपन कर रहे हैं, तो बेटा यूकैरियोटिक कोशिका संगठन में क्या क्या होता है, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो उनको एक मैं फ्लो चार्ट से आपको जो है समझा रहा हूं, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फ्लो चार्ट से 100% एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लो बेटा, भाई बात करते हैं। देखो कोई यूकैरियोटिक सेल है, मान लो आप प्लांट सेल ले लो या कोई एनिमल सेल ले लो, ये देखो ये यूकैरियोटिक सेल है, तो ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल का मतलब हो गया न्यूक्लियस, अंदर कौन होगा, न्यूक्लियस। तो बेटा ये तो हो गया न्यूक्लियस। ये जो है न्यूक्लियस के अलावा जो भी सेल के अंदर भरा होता है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं बेटा अपन प्रोटोप्लाज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, तो बताओ यूकैरियोटिक सेल में क्या भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म में दो घटक होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो दोनों को मिला के क्या बोलेंगे अपन, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ये टर्म थी, अभी आगे काम आएगी। तो अपन देखो यूकैरियोटिक कोशिका संगठन को एक बार समझते हैं, फ्लो चार्ट बना रहा हूं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या चीजें पाई जाती है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, तो ऐसे समझते हैं इसको। यूकैरियोटिक सेल आर्किटेक्चर, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उनके फ्लो चार्ट से अपन डिवाइड करते हैं। ये लो बेटा, जैसे कोई यूकैरियोटिक कोशिका ले लो आप, मान लो कोई प्लांट सेल है, तो आपको पता है प्लांट सेल में चारों ओर क्या होती है बेटा, कोशिका भित्ति होती है। तो बताओ यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती कि नहीं होती, पाई जाती है। ठीक है, सब में नहीं होती, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, नॉट इन ऑल। जैसे पादप कोशिका में है, कवकों में है, कुछ प्रोटिस्टा में है। तो इधर तो ले लिया अपन ने कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति को साइड में कर दिया आपने।
तो कोशिका भित्ति के अलावा जो भी रिमेनिंग भाग उसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। याद रखना, कोशिका भित्ति के बिना जो सेल वॉल उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो कोशिका भित्ति को आप हटा दो प्लांट सेल से, तो बाकी जो सेल बची उसको क्या बोलोगे आप? प्रोटोप्लास्ट। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं है। अब प्रोटोप्लास्ट जो है उसके फिर दो घटक हो गए बेटा, ये देखो, समझे इसको बहुत आराम से, इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लास्ट में बाहर की ओर कौन होगी? सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, ये लो, कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर जो भरा होता है, अभी बताया था मैंने, उसको क्या बोलोगे आप? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब बेटा आप ही बताओगे, प्रोटोप्लाज्म के फिर दो घटक हो गए, अभी बताया था मैंने। एक तो हो गया आपका साइटोप्लाज्म और दूसरा है केंद्रक। और केंद्रक एक कोशिकांग है, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। साइटोप्लाज्म में फिर से दो घटक अपन मेंशन करेंगे। एक तो होता है साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं, और दूसरा साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स तरल, जिसमें बायोमोलिक्यूल होते हैं। तो यहां तो देखो साइटोप्लाज्म में, इधर तो अपन मेंशन कर रहे हैं कोशिकांग, और यहां है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसके अंदर एंजाइम, बायोमोलिक्यूल्स वगैरह उपस्थित होते हैं। इसमें रिएक्शंस होती रहती है, उपापचय क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं। ठीक है, अब कोशिकांग जो है वो कौन कौन से हैं? बहुत सारे प्रकार के कोशिकांग हैं, जिनको अपन निम्न तीन भागों में बांट रहे हैं। देखो, ये जो कोशिकांग है उसको तीन भागों में बांट रहे हैं। एक तो पहला दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। आप बताओगे बेटा कौन कौन से हैं? यूकैरियोट सेल की बात करें उसमें सब आ गए, एनिमल सेल भी आ गई, प्लांट सेल भी आ गई। तो यूकैरियोटिक सेल में दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, एक तो लवक और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों क्या है? ये दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग। ठीक है, लवक जो है वो पादप कोशिका में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये दोनों क्या है? दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। केंद्रक भी दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, लेकिन केंद्रक किसका घटक है? प्रोटोप्लाज्म का घटक है, लेकिन ये किसके घटक हैं? साइटोप्लाज्म के। अब इधर आ जाएगा आपका, ये लो, यहां पर एकल झिल्लीबद्ध, एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? लिस्ट बनाएंगे, अभी आपने स्टडी किया है, देखो इनकी लंबी लिस्ट है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, ग्लाइओक्सिसोम, स्फेरोसोम, लाइसोसोम। बेटा ये सारे क्या है? ये है एकल झिल्लीयुक्त कोशिकांग। ठीक है, और 100% क्वेश्चन आता है कि एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कौन सा है। और तीसरा जो है वो है झिल्ली रहित कोशिकांग। झिल्ली रहित, तो झिल्ली रहित कोशिकांगों में आप, एक तो हो गया आपका राइबोसोम, और दूसरा हो गया सेंट्रोसोम। तो ये क्या है? झिल्ली रहित कोशिकांग। अब देखें बेटा, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछेगा कि झिल्ली कोशिकांग कौन सा होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से होते हैं, झिल्ली एकल झिल्लीबद्ध, दोहरी झिल्लीबद्ध, झिल्ली रहित। तो इस तरह से क्वेश्चन वो अक्सर पूछता रहता है, हर बार आता है। तो ये आपको फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये एक यूकैरियोटिक कोशिका का आर्किटेक्चर हो गया कि इसमें कोशिका भित्ति भी होती है कुछ में, फिर प्रोटोप्लास्ट क्या है, उसके दो घटक हैं, इसके दो घटक हैं, फिर इसमें साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या है, कोशिकांग कौन से हैं, किस रूप में पाए जाते हैं। अब इस चैप्टर में आपको इस पूरी यूकैरियोटिक सेल की स्टडी करनी है बेटा। इसमें जो भी मैंने मेंशन किया है, हर एक चीज को आपको विद स्ट्रक्चर, विद फंक्शन स्टडी करना है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोशिका भित्ति की संरचना क्या है, कार्य क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिकांग, केंद्रक वगैरह सब स्टडी करेंगे अपन डिटेल में। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए, तो आप इसको मेंशन करें।
और उसके बाद में अपन एक एक करके यूकैरियोटिक कोशिका की जो संगठन है उसमें हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे और हर एक स्ट्रक्चर को आप डिटेल में स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? किस तरह से आपको स्टडी करना है, कैसे करना है, वो आपके सामने है। चलो फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, तो आप ही बताओगे बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डबल मेम्ब्रेनस दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग कौन कौन से हैं, नाम बताओ। तो दोहरी झिल्लियुक्त कोशिकांग देखो बेटा, लवक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और केंद्रक हो गया। ये तीन ऐसे कोशिकांग हैं जो दोहरी झिल्लीबद्ध होते हैं। एकल झिल्लीबद्ध ये सारे हो गए आपके सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। झिल्ली रहित कौन से हो गए बेटा? राइबोसोम, सेंट्रोसोम। ये क्या है? झिल्ली रहित। अभी इनकी स्ट्रक्चर आएगी, इनके फंक्शन आएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनकी पूरी डिटेल स्टडी अपन करेंगे, ठीक है। जो कोशिकांग हैं उनके एग्जाम्पल ये हैं। जैसे मैं बोलूं कि क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम बेटा संरचना है, वो आनुवंशिक पदार्थ है, वो कोशिकांग नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा एक स्ट्रक्चर है, कोशिकांग नहीं है। कोशिकांग क्या होते हैं वो सारी अपन बातें करेंगे, उसकी क्या संरचना होती है, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, किसको कोशिकांग कहा जाता है, किसको कोशिकांग नहीं कहा जाता, ठीक है। तो अपन कहानी शुरू करेंगे किससे? कोशिका भित्ति से, फिर सेल मेम्ब्रेन स्टडी करेंगे, उसके बाद में सारे कोशिकांगों को क्रम वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो मैं मानता हूं यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो गई। ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? अच्छे से रीड करनी है। मैं फिर कह रहा हूं, रिवीजन एंड रिवीजन। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेटमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं बेटा, अगर आपको केवल सिलेक्शन चाहिए तो एनसीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, कंटेंट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छी कॉलेज चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, तो आपको हर कंटेंट में हर एक लाइन का लॉजिक मालूम होना चाहिए कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। और आपको बेटा अगर टॉप करना है, इंडिया टॉप करना है, टॉप 10 में आना है, तो आपको हर कंटेंट की हर लाइन के एक एक वर्ड पे आपकी कमांड होनी चाहिए, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, तब जाके आप एक टॉप रैंक निकाल सकते हो। तो उसके लिए बेटा फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्स्ट्रा जो है हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बाकी बच्चों से एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, तब जाके उनसे आगे जा पाओगे। कंपटीशन है बेटा, आगे जाना ही पड़ेगा आपको, और आगे जाने के लिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा रिवीजन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कमांड करनी पड़ेगी, तभी आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड क्या होगी? बेटर होगी। और कंपटीशन में बेटा स्पीड और एक्यूरेसी का ही बड़ा खेल होता है। आपकी स्पीड कितनी है और आपकी एक्यूरेसी कितनी है, दोनों पैरेलल होनी चाहिए, दोनों अच्छी होनी चाहिए। और वो तभी होंगी जब रिवीजन और कमांड अच्छी होगी, तो स्पीड भी अच्छी होगी और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, तो ऑब्वियसली नो डाउट आप जो है अच्छी रैंक जो है वो गेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी यूकैरियोटिक सेल की कॉमन। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक एक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको क्या रिवाइज करके आना है। कल वाले लेक्चर के लिए सेल वॉल स्टडी करनी है, तो कल वाले लेक्चर में अपन सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कवर करेंगे। सेल वॉल हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे अच्छे से। एनसीईआरटी का कंटेंट बहुत कम है, एक पैराग्राफ में सेल वॉल है, एक पेज में सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तब बनेंगे जब आपको वर्ड टू वर्ड समझाएंगे, उसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा डिटेल में चलेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनका पैटर्न, ठीक है। तो कल अपन बात करेंगे सेल वॉल की। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।